Hello everyone, my name is Mamta Goyal. Today I will teach you law of demand. Unit 2 Chapter 3 Demand. इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? Law of demand, other factors, assumptions, demand schedule, demand curve, reasons for law of demand, exceptions to the law of demand. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड होता है जब प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड हमारी क्या होती है? डिक्रीज होती है. प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड हमारी क्या होती है? डिक्रीज होती है. और प्राइस के डिक्रीज होने पर डिमांड हमारी क्या होती है? इंक्रीज होती है. क्लियर? लॉ ऑफ डिमांड इट स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप between price of the given commodity and its quantity demanded, keeping other factor constant. Ceteris paribus. Ceteris paribus means क्या होता है? अदर फैक्टर को हम कांस्टेंट रखते हैं. तो इसकी डेफिनेशन में हम ऐसे भी कर सकते हैं, कीपिंग ceteris paribus या कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट. क्लियर? तो इसमें क्या होता है, जो डिमांड होती है, लॉ ऑफ डिमांड होती है, इसकी प्राइस, जो प्राइस होता है गिवन कॉमोडिटी का, और इसकी जो डिमांड होती है, इसमें हमारा इनवर्स रिलेशनशिप होता है. कैसा होता है? इनवर्स रिलेशनशिप. मीन प्राइस के बढ़ने पर, प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड हमारी डिक्रीज होती है, और प्राइस के डिक्रीज होने पर डिमांड हमारी इंक्रीज होती है. और इसमें ये नहीं कि यहाँ पे हमारी ये डिमांड फुलफिल हो जाएगी, यानी ये जो लॉ ऑफ डिमांड है हमारा, ये नहीं कि यहाँ पर वो कंप्लीट हो जाएगा. इसमें क्या चीज बताई है मैंने आपको? प्राइस यदि हमारा इंक्रीज होता है तो डिमांड हमारी क्या होती है? डिक्रीज होता है. यानी इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है. प्राइस डिक्रीज हुई तो हमारी डिमांड क्या हुई? इंक्रीज हुई. प्राइस हमारा इंक्रीज हुआ तो डिमांड क्या हुई? हमारी डिक्रीज हुई. क्लियर? तो इसमें ये लॉ ऑफ डिमांड जो है, डिमांड की डेफिनेशन है, यहाँ पर हमारी कंप्लीट नहीं होती है. क्यों? जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, इसमें हमें अदर फैक्टर को कांस्टेंट करना होगा. अदर फैक्टर यानी प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर को हमें एक्टिवेट नहीं करना है. अदर फैक्टर कौन कौन से होते हैं हमारे? नीचे लिखा हुआ है ये, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रीफरेंस, एक्सेप्शन ऑफ द चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर. यानी इन चारों चीजों को हम कांस्टेंट रखेंगे, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड एक्टिवेट होगा, अप्लाई कर पाएंगे. तो लॉ ऑफ डिमांड क्या हुआ? उसमें दो कंडीशन रखी है. सबसे पहला क्या हुआ? there is an inverse relationship between price of the given commodity and its quantity demanded, keeping other factor constant. यानी सबसे पहले तो हमारे प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होगा. दूसरा क्या होगा? जो दूसरे फैक्टर होंगे वो हमें कांस्टेंट रखने होंगे. उनके प्राइस में कोई रिलेटेड, जो गुड्स होगा उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा. जो हमारे इनकम होगी कंज्यूमर की, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा. एक्सेप्शंस ऑफ द चेंज इन द प्राइस इन द फ्यूचर, फ्यूचर में भी किसी भी कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज होने की कोई संभावना नहीं होगी. क्लियर? अब आता है डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल क्या होता है हमारा? डिमांड शेड्यूल क्या होता है? जब हम किसी डिमांड को एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? डिमांड शेड्यूल. जैसे हमारी डिमांड देखो यहाँ पे, प्राइस ऑफ द एक्स कॉमोडिटी इन रुपीज में. प्राइस ऑफ द एक्स कॉमोडिटी क्या है? सपोज हमारी प्राइस एक कॉमोडिटी की 5 रुपी है, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी होती है? 1. हम एक क्वांटिटी, मतलब किसी भी कॉमोडिटी की एक यूनिट की डिमांड करते हैं. यदि हमारा प्राइस डिक्रीज होकर, घटकर 4 रुपी हो जाता है, कितना हो जाता है? 4 रुपी डिक्रीज हो गया है, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज होकर कितनी हो गई? 2 रुपी. उसके बाद हमारा फिर प्राइस कटकर कितना हो गया? 3 रुपी होने पर यदि हमारी किसी एक्स कॉमोडिटी का प्राइस 3 रुपी हो जाता है घटकर, तो उसकी डिमांड इंक्रीज होकर बढ़कर कितनी हो जाती है? 3 रुपी, 3 यूनिट. हम उसकी डिमांड कितनी करने लगते हैं? 3 यूनिट्स की. इसी प्रकार यदि फिर दोबारा उसका प्राइस डिक्रीज होता है, 2 होता है या 2 से 1 होता है, तो इसी तरह से क्रम से हमारी डिमांड भी इंक्रीज होकर 4 और 5 हो जाती है. मीन क्या हुआ? जैसे जैसे हमारी प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, एक्स कॉमोडिटी का प्राइस घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे प्राइस ऑफ द एक्स कॉमोडिटी क्या होती है? डिमांड ऑफ द एक्स कॉमोडिटी इंक्रीज हो रही है. क्लियर? और जिस तरह से यदि हम इसे अपोजिट भी ले सकते हैं, जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ता है, इंक्रीज होता है,
तो जो हमारी डिमांड होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर। अब आता है आपका डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में क्या होगा आपका, जो हमने डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट किया है उसको यदि हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा हो जाता है डिमांड कर्व। क्या हो जाता है वो, डिमांड कर्व। अब इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ये ओवर, ये ओ एक्स है और ये ओ वाई। ओ वाई एक्स पर हमने क्या लिया है, प्राइस, और ओ एक्स पे क्या लिया हमने, डिमांड। डिमांड करेंगे तो प्राइस हमारा क्या था, 1 2 3 4 5 पर लेते हैं इसमें, 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह से इसका भी हम कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब देखते हैं इसमें डिमांड शेड्यूल में हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हमारा प्राइस क्या था, 5 रुपी। 5 रुपी पे हमने कितनी डिमांड की थी, 1। तो यहाँ पर हम पॉइंट करेंगे, यहाँ पर हम एक पॉइंट बनाएंगे, यानी 5 रुपी पर क्वांटिटी डिमांडेड जो थी हमारी 1 यूनिट की थी। उसके बाद यदि हमारा प्राइस डिक्रीज होता है, घट जाता है, तो उसकी डिमांड हमारी क्या होती है, डिमांड इंक्रीज होकर बढ़कर क्या हो जाती है, 2 यूनिट्स हो जाती है। क्लियर। उसके बाद यदि प्राइस और डिक्रीज होता है हमारा 3 रुपी, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी 3 यूनिट की हो जाती है। प्राइस और डिक्रीज हुआ, 2 रुपी हुआ, और क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 4 रुपी हो गई, 4 यूनिट, सॉरी। और प्राइस और डिक्रीज हुआ, 1 रुपी हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्या हुई। तो प्राइस जैसे जैसे हमारा डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। क्लियर। अब हम इस जो जितने भी पॉइंट्स हमने बनाए हैं इनको हम ऐड कर देंगे। ये बन जाएगा हमारा डिमांड कर्व। क्या बन जाएगा हमारा ये, डिमांड कर्व। ये क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्यों, जब हमारा किसी प्राइस और डिमांड में, प्राइस और डिमांड में जब हमारा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप मीन्स प्राइस के घटने पर, प्राइस के डिक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज होती है। जब हमारी डिमांड बढ़ती है तो हमारा क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप जाता है। कैसे जाता है, डाउनवर्ड स्लोप। क्लियर है। अब आते हैं एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि कौन कौन से एजम्पशन है, क्या क्या एज्यूम किया है हमने लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले हमने क्या लिया है, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूशन गुड्स रिमेन कांस्टेंट। यानी इसमें आपने देखा होगा मैंने डिटर्मिनेंट्स डिटर्मिनेंट्स पढ़ाए थे। किस चीज के डिटर्मिनेंट्स कराए थे आपको, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। डिटर्मिनेंट डिमांड में जितने भी ऑप्शंस लिए थे मैंने, जितने भी फैक्टर्स लिए थे, प्राइस को छोड़कर उन सभी को हमें कांस्टेंट मानना है। सबसे पहले लिया था हमने प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स रिमेन कांस्टेंट। सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूट गुड होगा उसको हम, उसके जो प्राइस होंगे उसके कांस्टेंट रखेंगे। प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डू नॉट चेंज। इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मीन क्या होगा, जैसे हमने हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स थे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थे, इनकम थी, और जो एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस में कुछ चेंज होगा, और जो टेस्ट और प्रेफरेंस पे चेंज था, वो सब हमारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसको यदि हम चेंज नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा वर्क नहीं करेगा। जैसे क्या होगा, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे हमारा टी ले लिया हमने, टी लिया है, कॉफी लिया है, और ये प्राइस लिया है, डिमांड दी। ये कॉफी के प्राइस हैं, ये टी के प्राइस हैं, और ये डिमांड है। कॉफी के प्राइस यदि 20 रुपी है, टी के प्राइस हमारे 20 रुपी है, टी के प्राइस हमें कांस्टेंट रखने हैं, टी के प्राइस हमें कांस्टेंट रखने हैं, और डिमांड हमारी क्या है, 10 यूनिट्स की हुई है। प्राइस सपोज हमारा डिक्रीज होकर, कम होकर क्या होता है, 10 रुपी हो जाता है। तो क्वांटिटी डिमांडेड जो हमारी होगी
वो इंक्रीज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20। तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है कि प्राइस के डिक्रीज होने पर, प्राइस के कम होने पर डिमांड हमारी इंक्रीज हो रही है। प्राइस के डिक्रीज होने पर डिमांड हमारी इंक्रीज हो रही है। लेकिन यदि ये जो हमारा ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसके प्राइस 10 कर दी जाए या 5 रुपी कर दिया जाए, तो इसका तो ये रूल्स अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड की बजाय इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। टी की, कॉफी की डिमांड के स्थान पर, इसके स्थान पर क्या होगा, हमारी टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो उसमें क्या होगा, ये रूल्स अप्लाई नहीं होगा। इसलिए ये एजम्पशन किया गया, ये एज्यूम किया गया लॉ ऑफ डिमांड में कि प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है? अब हम लेते हैं एक ऑप्शन और ले लेते हैं इसमें कि किस तरह से हम इसको अप्लाई, क्यों हम इसको एज्यूम करते हैं कांस्टेंट करने के लिए। इसमें या तो रिमेन कांस्टेंट लिख दीजिए या डू नॉट चेंज लिख दीजिए, और एजम्पशंस वही बन जाएंगे जो हमारे डिटर्मिनेंट थे या जो हमारे फैक्टर थे, उन सभी फैक्टर को कांस्टेंट कर देंगे, केवल प्राइस को छोड़कर। प्राइस का ही डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। दूसरा क्या लिया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। इनकम, इनकम लिया हमने, इनकम हमने कांस्टेंट किया, और इनकम क्या हुई हमारी, 100 हुई। क्लियर? कांस्टेंट रखे हमने। और अब ये ले लिया, यहाँ पे प्राइस ले लिया किसी कॉमोडिटी का, और ये ले लिया हमने डिमांड। सपोज हमने मार्कर का ले लिया। मार्कर का प्राइस हमारा क्या है, 10 रुपी है। तो उसकी डिमांड हम कितनी कर पाएंगे, कितनी यूनिट की हम डिमांड कर पाएंगे, 10 यूनिट की, क्योंकि हमारी इनकम क्या है, 100 रुपी। तो हम 10 यूनिट की डिमांड कर पाएंगे। सपोज, सॉरी, मार्कर का प्राइस हमारा क्या है, 20 रुपी है, और इसमें हम डिमांड कर पाएंगे 5 मार्कर। क्लियर? अब सपोज उसका प्राइस घट जाता है, क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, 10 रुपी हो जाता है। तो हम कितने मार्कर की डिमांड कर पाएंगे, 10 10 या 100, 10 मार्कर्स की हम डिमांड कर पाएंगे। क्लियर? तो क्या हुआ, प्राइस के डिक्रीज होने पर, प्राइस के डिक्रीज होने पर हम उसकी डिमांड को इंक्रीज कर दें। प्राइस के क्या होता है, प्राइस के डिक्रीज होने पर हम उसकी डिमांड को इंक्रीज कर दें। तो हमारा अप्लाई हो जाएगा तब, जब हमारी जो इनकम होगी वो कांस्टेंट होगी, यानी इनकम में हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा। सपोज हमारे इनकम में चेंज हो जाता है, यहाँ पर लेते हैं दोबारा, इनकम, प्राइस और डिमांड। पहले हमारी इनकम थी 100 रुपी, फिर हो गई 200 रुपी। क्लियर? पहले हमारा मार्कर का प्राइस क्या था, 10 रुपी। तो कितनी डिमांड कर पाएंगे हम, 10। क्लियर है? उसके बाद प्राइस इंक्रीज होकर 20 रुपी हो जाता है। प्राइस इंक्रीज होकर 20 रुपी हो जाता है। इंक्रीज हो गया प्राइस, तो डिमांड कितनी हो गई, तो 10 ही रही है। क्या इसमें इंक्रीज हुआ, प्राइस के इंक्रीज होने पर क्या हमारी डिमांड डिक्रीज हुई, नहीं। तो क्या हमारे यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी इनकम कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर इनकम बढ़ गई है। तो इसलिए ये एज्यूम किया गया है कि इनकम हमारी कांस्टेंट होगी। इस तरह से प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, price of the substitute goods remain constant, price of the complementary good do not change, income of the consumer remain constant, there is no expectation of change in the price of the future, there is no change in the taste and the preference। इसलिए इन सब चीजों को क्या किया जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। इन सभी ये एज्यूम कर लिया जाता है, जितने भी फैक्टर हैं प्राइस के अलावा, जितने भी फैक्टर है उन सबको क्या किया जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज या रिमेन कांस्टेंट किया जाएगा। तो आएगा रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड, यानी लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई करने वाले कौन कौन से रीजन है। लॉ ऑफ डिमांड में मैंने क्या बताया आपको कि प्राइस के इंक्रीज होने पर हमारी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और प्राइस के डिक्रीज होने पर डिमांड हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो जो ये हमारा लॉ अप्लाई होता है, लॉ ऑफ डिमांड जो ये अप्लाई होता है वो किन किन कारणों से होता है, उसके कौन कौन से रीजन है, उन सबको इसमें शो किया गया है। सबसे पहले क्या है आपका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड, इनकम इफेक्ट। थर्ड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फोर्थ, एडिशनल कंज्यूमर। फिफ्थ, डिफरेंट यूजेज।
सबसे पहला क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। इसका मीन क्या हुआ कि हर अगली यूनिट्स के साथ, जैसे कंज्यूमर होता है, हर अगली यूनिट्स के साथ जो जो यूनिट्स वो यूज करता है, जैसे पहली यूनिट्स को वो यूज करता है, तो उसका जो कंजम्पशन, जो उसका सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही वो अगली यूनिट, अगली इकाई को यूज करता है, सक्सेसिव यूनिट को यूज करता है, तो उसका कंजम्पशन क्या होता है, उसका जो सेटिस्फेक्शन होता है वो कम होता चला जाता है। लिखा हुआ ना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एज द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज। जैसे जैसे कंज्यूमर अपनी कमोडिटी के कंजम्पशन को इंक्रीज करता है, हर अगली यूनिट का यूज करता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। तो उसकी जो सक्सेसिव यूनिट के साथ जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उससे क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई होती है, तो आप क्या करते हैं, रोटी सबसे पहले जब रोटी की पहली इकाई, पहली यूनिट को कंज्यूम करते हैं, तो क्या होता है, उससे हमें बहुत अधिक सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन जब हम दूसरी इकाई यूज करते हैं, तो उसमें हमें सेटिस्फेक्शन तो मिलता है, लेकिन फर्स्ट इकाई के, फर्स्ट यूनिट के कंपेयर में वो कम मिलता है। इस तरह से थर्ड रोटी खाने पर हमें उससे भी कम मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है। मीन क्या होता है इसमें, हर अगली यूनिट के साथ जो हमारा सेटिस्फेक्शन होता है वो कम होता चला जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। मीन हर अगली इकाई के साथ हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता चला जाता है। Accordingly, for each additional unit to be purchased, the consumer is willing to pay less and less price. इसके लिए क्या बताया गया है कि हम मार्केट में जाते हैं, जैसे शॉपिंग करने, आपने कोई मतलब शॉपिंग करने गए हैं, आपने एक ड्रेस परचेज की है, उसी तरह की आपने दो ड्रेस लेनी है तो आप उससे आपको सेटिस्फेक्शन अच्छा मिल रहा है, जैसा कि आप लेना चाहते हैं उस तरह से आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। तो क्या आप तीसरी इकाई भी उसकी तीसरी यूनिट भी खरीदना चाहेंगे सेम प्राइस पर? नहीं। लेकिन यदि सामने वाला आपको ऑफर करता है कि सर आप ये ड्रेस ले लीजिए और इस पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसके कम प्राइस पर आप उसको लेने के लिए रेडी हो सकते हैं, लेकिन सेम प्राइस पर उसको लेने के लिए रेडी नहीं होंगे। तो अकॉर्डिंग फॉर एवरी एडिशनल यूनिट, यानी जब भी हम अगली यूनिट को यूज करेंगे, उसको परचेज करेंगे, तो कंज्यूमर इज विलिंग टू पे लेस एंड लेस प्राइस, उससे कम प्राइस देने के लिए रेडी होगा। सेम प्राइस वो कम सेटिस्फेक्शन के लिए देने के लिए रेडी नहीं होगा। तीसरा आगे आपका दूसरा सेकंड, सॉरी, सेकंड, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट रेफर टू द इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी demanded when real income of the buyer changes owing to the change in the price of the commodity. With a fall in the price, real income increase. Accordingly, demand for the commodity expand. इसमें क्या बताया, आपकी सपोज इनकम है आपकी 100 रुपीज, देख लो इसमें क्या बताया कि जैसे जैसे प्राइस कम होता है, तो उसके साथ हमारी रियल इनकम क्या होती है, बढ़ जाती है। मॉनेटरी इनकम हमारी सेम रहती है, लेकिन रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पे दिया है, जो हमारी इनकम है कितनी है आपकी, 100 रुपीज। इनकम में आपका कोई चेंज नहीं आया, जैसे कि हमने एज्यूम किया था इनकम में कोई चेंज नहीं था, लेकिन हमारी रियल इनकम इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। कैसे? जैसे कि हमने, हमारी किसी कॉमोडिटी का प्राइस 20 रुपी है, ठीक है, तो हम उसमें कितना, हमारी जो डिमांड है, हमारी जो परचेजिंग पावर है, जो हमारी परचेजिंग पावर है, या उसको बोल सकते हैं रियल इनकम है, जो परचेजिंग पावर कितनी है, यदि 20 रुपी एक कॉमोडिटी का प्राइस होगा, तो आपकी जो इनकम 100 होगी, तो आप 5 यूनिट्स की डिमांड कर सकते हैं। आपकी परचेजिंग पावर क्या है, आप 5 यूनिट्स की डिमांड कर सकते हैं। यदि आपका प्राइस डिक्रीज हो जाता है, यदि किसी कॉमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, कितनी कॉमोडिटी आप इसकी परचेज कर सकते हैं, 10 यूनिट्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई, परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई, रियल इनकम आपकी इंक्रीज हो गई। तो इनकम इफेक्ट क्या पड़ता है कि income effect refer to the effect on the quantity demanded when the real income of the buyer change
इनकम क्या होता है, इनकम के इफेक्ट से, प्राइस के डिक्रीज होने से क्या होता है, हमारी रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है, और प्राइस के डिक्रीज होने पर जो हमारी रियल इनकम होती है वो डिक्रीज हो जाती है, इनकम के कांस्टेंट रहने के बावजूद। यानी ये लिखा हुआ है विद अ फॉल इन द प्राइस, जैसे जैसे प्राइस में डिक्रीमेंट आता है, फॉल होता है, रियल इनकम इंक्रीज, देखा है आपने, रियल इनकम हमारी इंक्रीज हो जाती है। अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्सपेंड, और डिमांड उस कमोडिटी की एक्सपेंड हो जाती है। तो इसी कारण से, किस कारण से, इनकम इफेक्ट के कारण हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, अप्लाई होता है। तीसरा क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। व्हेन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी फॉल्स, कीपिंग द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स गुड्स कांस्टेंट ड्यू टू द एजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ द डिमांड। क्या होता है, जब हमारी गिवन जो प्राइस होता है गिवन कमोडिटी का फॉल्स हो जाता है, लेकिन इसके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका जो प्राइस होता है हम एज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, इट बिकम रिलेटिवली चीपर एज कंपेयर टू इट्स सब्स्टिट्यूशन गुड्स, हैंस द डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी इंक्रीज, दिस इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जैसे जैसे हमने सपोज किया कॉफी का प्राइस हमारा 20 रुपी है, टी का प्राइस भी हमारा 20 रुपी है, 20 रुपी, सब्स्टिट्यूट गुड्स का तो हमने क्या रखा है, 20 रुपी ही रखा है, हमने बोला था ना, ये लिखा हुआ है कीपिंग द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूशन गुड्स कांस्टेंट, जो सब्स्टिट्यूशन गुड्स होगा उसका प्राइस क्या होगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। कॉफी का प्राइस हमारा 20 रुपी है, तो हमने कितनी डिमांड की इसमें, 10 यूनिट्स की हम उसमें डिमांड करते हैं। सपोज हमारा कॉफी का प्राइस डिक्रीज होकर 10 हो जाता है, सपोज हमारा कॉफी का प्राइस डिक्रीज हो गया 10 हो जाता है, तो उसमें डिमांड हमारी क्या हो जाती है, 20 हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड हो रहा है आपका एप्लीकेबल, किस कारण से, क्या रीजन है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी सब्स्टिट्यूट जो गुड है, टी है, हमारे उसके प्राइस कांस्टेंट है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो टी के प्राइस है वो ग्रेटर देन 10, टी के प्राइस कॉफी के प्राइस से अधिक है, जिसके कारण कॉफी की डिमांड हमारी इंक्रीज हो रही है। तो इसका मेन कारण क्या बना हमारा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या, सब्स्टिट्यूट जो हमारा गुड है, टी है, उसके हमने प्राइस को कांस्टेंट रखा। तीसरा दिया है एडिशनल कंज्यूमर, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स many more buyers can afford to buy it, accordingly demand for this commodity expand। अब सपोज करो आपका किसी कमोडिटी का प्राइस हमारा 20 रुपी है, डिमांड हमारी 10 है, अब उसका प्राइस डिक्रीज होकर 10 हो गया, उसका प्राइस डिक्रीज होकर 10 हो गया, तो और उसकी डिमांड इंक्रीज होकर 20 हो गई। कैसे, जब किसी कमोडिटी का प्राइस 20 रुपए था, तो उसमें कुछ ही कंज्यूमर्स थे जो उस वस्तु को डिमांड कर सकते थे, यानी अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन जब उस कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होकर 10 रुपी हो जाता है, तो उसमें बहुत सारे जो कंज्यूमर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, वो ऐड हो जाते हैं, वो ऐसे ऐड हो जाते हैं कि उनकी भी जो कैपेसिटी होती है वो भी अफोर्ड कर पाते हैं कि वो इस वस्तु की, इस कमोडिटी की डिमांड कर पाए। तो इसलिए क्या होता है, जो कंज्यूमर होते हैं वो कुछ कंज्यूमर ऐड हो जाते हैं, इस कारण से हमारी डिमांड क्या होती है, ऐड हो जाती है। मीन क्या हुआ, प्राइस के डिक्रीज होने पर बहुत सारे कंज्यूमर्स जो 20 रुपी पर उसको परचेज नहीं कर पाते थे, अब 10 रुपी पर उसको परचेज, उस कमोडिटी को परचेज कर पाते हैं, जिसके कारण हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो ये होता है एडिशनल कंज्यूमर, यानी ये लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। नेक्स्ट, डिफरेंट यूजेज, यानी कुछ चीजें होती हैं जिनसे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे कि मिल्क, मिल्क से हम क्या कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं, कॉफी बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, चीज बना सकते हैं, आइसक्रीम, बटर भी कर सकते हैं, मिल्क शेक, बटर मिल्क, सब कुछ बना सकते हैं। तो यदि किसी कमोडिटी का बहुत सारे यूजेज होते हैं, तो वो भी एक मतलब एक रीजन बनता है लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। जैसे प्राइस है, 1 लीटर मिल्क का प्राइस क्या होगा, 50 रुपए, यदि आपके मिल्क का प्राइस है, जिसमें कि आप कितनी डिमांड कर पाते हैं, केवल 1 लीटर मिल्क की डिमांड कर पाते हैं, 1 kg कह लो, 1 kg मिल्क की आप डिमांड कर पाते हैं। तो 1 kg मिल्क में आप क्या कर सकते हैं,
या तो चाय बना सकते हैं या कॉफी बना सकते हैं। चाय या कॉफी ही उसमें फुलफिल आप अपनी डिमांड कर सकते हैं। उसमें मतलब 1 लीटर दूध में ये तो नहीं है कि आप कर्ड भी बना लेंगे, चीज भी बना लेंगे, आइसक्रीम भी बना लेंगे। लेकिन यदि मिल्क का प्राइस डिक्रीज होकर 10 रुपी हो जाता है तो उसकी डिमांड आप क्या करते हैं, 5 लीटर 5 kg कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उससे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। आप अपने बच्चों की आइसक्रीम की डिमांड, मिल्क शेक की डिमांड या बटर बनाने की डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। यानी उसके मल्टी यूज है, डिफरेंट यूजेज हैं। तो मिल्क की डिमांड आप बढ़ा देंगे। यदि एक ही यूज होगा तो आप सोचेंगे 1 लीटर में काम हो जाता है, प्राइस घटने पर भी उसकी डिमांड ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन जब वो मल्टी यूजेज हो जाता है, मिल्क को हम डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, तो क्या होता है, हम उसके प्राइस के घटने पर उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। अब सब क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मैंने बताया रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड। रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड, या तो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द रीजन फॉर द लॉ ऑफ डिमांड, उसको आप डायरेक्टली वो 5 पॉइंट डाल सकते हैं। लेकिन जो रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड के आंसर को आप इन क्वेश्चंस पे भी पुट कर सकते हैं। यानी अलग तरीके से आपने देखा होगा, एग्जामिनर घुमाने के लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपके क्वेश्चन देता है। जैसे why more of the goods is purchased when its price fall। सेकंड, दूसरी तरह से कैसे दे सकता है, why does demand curve slope downward। अभी मैंने बताया था आपका डाउनवर्ड स्लोप का। Why there is an inverse relationship between price and the quantity demand। क्लियर है? अब आता है एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। ऐसे कौन से एक्सेप्शंस है, यानी ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कहाँ किस किस जगह पर ऐसा होता है कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। ये एक्सेप्शंस ऐसे हैं, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता तो मीन क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड हमारा कहता है प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज होती है और प्राइस के डिक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज होती है। लेकिन एक्सेप्शंस में इसके अपोजिट होता है, यानी प्राइस हमारा इंक्रीज होगा तो डिमांड भी हमारी इंक्रीज होगी, और प्राइस हमारा डिक्रीज होगा तो डिमांड भी हमारी डिक्रीज होगी। तो ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शंस है, नंबर 1 आपका होगा गिफ्टिंग गुड्स, नेक्स्ट स्टेटस सिंबल ऑफ गुड्स, नेक्स्ट फियर ऑफ स्टोरेज, एंड फोर्थ ignorance, and next fashion related goods, next necessities of life, और नेक्स्ट चेंज इन वेदर। इन कारणों से, इन कारण पे जहां जहां ये कारण बनते हैं वहां पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, सबसे पहले हमारा क्या दिया है, गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स क्या होते हैं, कहाँ से आया ये वर्ड्स गिफिन गुड्स, ये हुए थे हमारे सर रॉबर्ट गिफिन। उस समय में उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया था फैक्ट्री में, जहाँ पर हमारे लो वेजेड वर्कर काम करते थे, जिनकी अर्निंग बहुत कम होती थी। तो गिफिन गुड्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं गिफिन गुड्स। देयर आर स्पेशल काइंड्स ऑफ इंफीरियर गुड्स whose demand rises with an increase in the price and the demand falls with the decrease in the price। यानी क्या होता है, गिफिन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो स्पेशल काइंड्स के इंफीरियर गुड्स होते हैं। इंफीरियर से भी इंफीरियर बनते हैं वो, इंफीरियर से भी इंफीरियर बनते हैं वो, यानी बहुत लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड क्या होती है, डिमांड राइजेज होती है विद द इंक्रीज इन द प्राइस। यानी प्राइस के, लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या कहता था कि प्राइस के डिक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज होती है और प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड हमारी डिक्रीज होती है। लेकिन गिफिन गुड्स में अपोजिट ही होता है, प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड भी हमारी इंक्रीज होती है और प्राइस के डिक्रीज होने पर डिमांड भी हमारी डिक्रीज होती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एज सर रॉबर्ट गिफिन ऑब्जर्व, and that demand for the bread by low British wage earners. With rise in the price of the goods, they were forced to cut consumption of the meat। यानी सर रॉबर्ट गिफिन ने एक ऑब्जर्वेशन किया था एक फैक्ट्री का कि वहां पर कुछ वर्कर्स हैं, वो क्या करते थे, जो वहाँ की उनकी जो वेजेज थी वो बहुत कम थी, और जो वो कंजम्पशन करते थे, कंजम्पशन वो केवल दो ही चीजों का करते थे, ब्रेड या मीट। ब्रेड बहुत सस्ती आती थी और मीट बहुत महंगा होता था। लेकिन जैसे ही उनके ब्रेड के प्राइस इंक्रीज हो जाते थे, बढ़ते थे, तो वो मीट का जो प्राइस होता था, मीट पे जो स्पेंड करते थे, मीट पे जितना भी पैसा वो स्पेंड करते थे, वो सब क्या करते थे, डिक्रीज कर कर वो सारा पैसा ब्रेड पर लगा देते थे। जैसे प्राइस ऑफ द ब्रेड कितनी है हमारे, 10 रुपी पर प्राइस आ रही है हमारी, तो उसमें हमने 10 यूनिट्स उसने ब्रेड की ली है और कुछ मीट लिया है।
मीट के प्राइस हमारे कांस्टेंट है, जैसे सब्जी होती है उसकी तरह से मीट के प्राइस हमारे कांस्टेंट है, यानी 200 रुपए ही है। लेकिन प्राइस क्या होता है ब्रेड का, इंक्रीज हो जाता है, प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो वर्कर्स जो होते हैं उसका प्राइस के साथ साथ उसकी डिमांड भी इंक्रीज कर देते हैं। क्यों क्यों इंक्रीज करते हैं? क्योंकि जो मीट पे लगने वाला पैसा था, ब्रेड का प्राइस बढ़ने से जो मीट पे लगने वाला पैसा था वो भी वो उस पर कंज्यूम करने लगते हैं। इसका एक तो ये कारण था, जो वो थे ब्रिटिशर्स, दे वर फोर्स टू कट कंजम्पशन ऑफ द मीट। वो उनको फोर्स करते थे कंजम्पशन कम करने के लिए मीट पर। दूसरा क्या बनता था कि जब ब्रेड का प्राइस, ब्रेड के बिना उनका काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो सब रोज रोज पूरा मतलब मीट पर अपनी लाइफ सरवाइव कर सके। तो इसलिए वो क्या करते थे, वो ब्रेड ही अफोर्ड कर सकते थे। तो ब्रेड का प्राइस बढ़ने पर वो मीट का पैसा क्या करते थे, ब्रेड पे कंज्यूम कर देते थे, जिसके कारण क्या करते थे, उनकी ब्रेड की डिमांड बढ़ जाती थी। जैसे आप सपोज करो, एक आजकल के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास एक लिमिटेड पैसा है, तो वो 7 डेज के लिए उनके पेरेंट्स 1000 रुपी देते हैं। कितने रुपए देते हैं? 1000 रुपी। एक मतलब आजकल हम इसको एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो उसमें क्या था, 1000 रुपी आपके पास है, कोई स्टूडेंट है, उसका जो वो दो चीजें परचेज कर सकता है। एक तो क्या परचेज कर सकता है, बर्गर, और एक वो पिज्जा। तो ये हो गई आपकी बर्गर की डिमांड, कितनी डिमांड आपने बर्गर की, और पिज्जा के प्राइस है, पिज्जा के प्राइस है। और ये प्राइस हो गए आपके बर्गर के, प्राइस ऑफ बर्गर। आप सपोज आपके पास 50 रुपी का एक बर्गर आता है, और आपने 10 बर्गर के ले लिए और एक पिज्जा का पीस मंगा लिया। कितने दिन के लिए है ये सब चीजें? 6 या 7 डेज के लिए, एक वीक के लिए से पैसा आपके पास आया। सपोज आपके पास जो बर्गर का पैसा था, वो उसका प्राइस बढ़कर कितना हो गया, 100 रुपी हो गया। बर्गर का प्राइस इंक्रीज होकर क्या हो गया, 100 रुपी हो गया। और पिज्जा का प्राइस हमारा कांस्टेंट है, पिज्जा का प्राइस हमारा कांस्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, जब आपके बर्गर का प्राइस बढ़ जाएगा, तो या तो आप ऐसे करेंगे कि 5 बर्गर लेंगे, एक पिज्जा लेंगे। तो आप पूरे वीक को कैसे सरवाइव करेंगे? तो आप पिज्जा का पैसा भी क्या करेंगे, बर्गर में इंक्लूड कर देंगे। पिज्जा की जो 500 रुपी थी, उसका भी आप बर्गर मंगा के पूरे वीक का जो खर्चा था उसको सरवाइव करेंगे, और 20 पीसेज आप उसको बढ़ा लेंगे। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि बर्गर का प्राइस इंक्रीज होने से जो बर्गर की डिमांड थी वो भी इंक्रीज हुई। इस तरह से आपका यहाँ पे हुआ था ब्रेड और मीट का, कि ब्रेड के प्राइस इंक्रीज होने से मीट की जो हम मीट पर जो लेबर्स कंज्यूम करते थे अपनी मनी, वो क्या करते थे, ब्रेड पर करने लगते हैं इंस्टेड ऑफ मीट। क्लियर? नेक्स्ट आता है स्टेटस सिंबल गुड्स। It refers to those goods which are used as a sign of the prestige and the status by rich persons. Higher the price, more in the demand. मीन क्या हुआ इसका? स्टेटस सिंबल गुड्स, एक्सेप्शन से यहाँ पर मतलब जो स्टेटस सिंबल गुड्स होते हैं वहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। जैसे गिफ्टिंग गुड्स पर हमारा क्या होता था, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता था, इसी तरह से स्टेटस सिंबल गुड्स पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। कैसे? इट रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड एज अ साइन ऑफ द प्रेस्टीज एंड स्टेटस बाय द रिच पर्सन। उसमें क्या होता है, जो वो गुड्स होते हैं, जो रिच पीपल्स होते हैं, उन वो क्या करते हैं, जैसे डायमंड हो गया, एग्जांपल दिया हुआ है, डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, एंटीक पेंटिंग हो गई, और आईफोन्स हो गया। इसमें जैसे जैसे इसके इन चीजों के, डायमंड के जैसे प्राइस बढ़ते हैं, गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं, या आईफोन के प्राइस बढ़ते हैं, तो रिच पीपल्स क्या करते हैं, इनकी डिमांड बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेटस सिंबल गुड्स हैं, क्योंकि वो ये रिच पर्सन के, रिच पीपल्स के स्टेटस को शो करते हैं। क्लियर? यानी यहाँ पर भी जो लॉ ऑफ डिमांड होता है वो क्या करता है, अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट, fear of shortage, yani if a consumer fear of shortage or scarcity of a particular commodity in the next future, then they will demand more of it even at higher price in the current period. यानी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड कहाँ अप्लाई नहीं होगा, जहां पर ये होगा कि फ्यूचर में इन वस्तु की शॉर्टेज हो जाएगी। सपोज आपको बोल दिया जाए कि अभी नेक्स्ट वीक में आपका क्या होगा, एक वीक के बाद आपको पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, ये आपको पेट्रोल
प्राइस और ये होगी आपकी डिमांड। यदि आपको पता चलता है कि नेक्स्ट वीक आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो उसकी प्राइस जो होता है प्रोड्यूसर वो इंक्रीज कर देता है। तो उसके इंक्रीज होने के बाद, प्राइस के इंक्रीज होने के बावजूद उसकी डिमांड भी इंक्रीज रहती है। क्यों? क्योंकि एक फियर बना रहता है कि नेक्स्ट वीक में या फ्यूचर में उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। इग्नोरेंस, consumer may buy more of a commodity at a higher price when they are ignorant of the prevailing price of the commodity। इसमें क्या होता है कि यदि किसी कंज्यूमर को नहीं पता है कि वहां पर उसकी प्राइस क्या है, तो वो मोर प्राइस पर भी, यानी ज्यादा प्राइस पर भी उसको लेने के लिए तैयार हो जाता है, और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी। जैसे फॉरेनर्स होते हैं, फॉरेनर्स इंडिया में आए हैं, विजिट करने के लिए आए हैं, उनको नहीं पता यहाँ की प्राइस क्या है। फॉरेनर्स, यदि आप अदर कंट्री में देखते हैं कि जो कॉमोडिटी के प्राइस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल ले लिया हमने कि उसने वहां की जींस की प्राइस आपकी 10,000 रुपीज, क्लियर है, और यहाँ पर जींस के प्राइस कितने हैं? 1,000 रुपीज। लेकिन जो यहाँ पर यदि उसको वो जींस 2,500 में मिलती है या 3,000 में मिलती है, तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? 3 बाई करेगा, यानी प्राइस उसके वहां के प्राइस से बहुत ज्यादा है, 3 गुना प्राइस है। लेकिन उसको नहीं पता था यहाँ पर 1,000 रुपी की जींस है, तो वो क्या करता है? फॉरनर उसको परचेज कर लेता है, और कितनी? प्राइस के इंक्रीज होने के बावजूद वो कैसे वो कर लेता है उसको? प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसको क्या पता है? उसको वहाँ ये नॉलेज नहीं है कि वहां पर उसका प्राइस कम है। इस कारण से वो अपने देश की जो प्राइस होते हैं उसको एज्यूम करके वहां पर क्या करता है? इग्नोरेंस के कारण उसके बढ़े हुए प्राइस पर भी डिमांड अपनी इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट आ गया आपका फैशन रिलेटेड गुड्स। जो फैशन रिलेटेड गुड्स होते हैं वहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, उसकी भी जो कंडीशंस होती है वो फुलफिल नहीं होती है। गुड्स रिलेटेड टू फैशन डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड एंड देयर डिमांड इंक्रीज इवन विद द राइट एंड इन देयर प्राइसेस। जैसे क्या होता है? आपका ये प्राइस हो गया, ये डिमांड हो गया। यदि आपकी कोई चीज, कोई भी कॉमोडिटी आपकी फैशन में है, तो क्या होता है? यदि उसका प्राइस बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है, या और बढ़ जाता है, तो भी उसकी डिमांड डिक्रीज नहीं होती, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे क्या होता है? कोई भी ड्रेस होती है जो भी न्यू फैशन में आती है, न्यू आती है, ट्रेडिशनल होती है या फैशनेबल होती है, तो वो क्या करती है? वो बढ़े हुए प्राइस पर उसकी डिमांड कम नहीं होती है, उसकी डिमांड बढ़ी हुई होती है। Necessities of life. The demand of the goods which become necessities of life remain constant even if its price increase. Example, commodity। कौन कौन सी कॉमोडिटी होती है जो हमारी आवश्यक, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जो जीवन में बहुत आवश्यक होती है, जिनके बिना हम अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो द डिमांड ऑफ द गुड्स विच बिकम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ रिमेन कॉन्स्टेंट इवन इफ इट्स प्राइस इंक्रीज। यानी जैसे जैसे इनका प्राइस इंक्रीज होता है, जैसे द डिमांड ऑफ द गुड्स, कौन कौन से डिमांड? जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया। इसमें मेनली जो नेसेसिटीज की चीज ली जाती है वो सॉल्ट और मेडिसिन का एग्जाम्पल लिया जाता है। मेडिसिन, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर आपको जो मेडिसिन प्रोवाइड कर, मतलब आपको बताएगा, प्रिस्क्रिप्शन में लिखेगा। तो आप जब स्टोर पर जाते हैं तो क्या उसको आप वो कर सकते हैं? पोस्टपोन कर सकते हैं? यदि उसका प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या आप उसकी डिमांड डिक्रीज कर देंगे? नहीं, क्योंकि वो आवश्यक है। इस टाइम आपकी लाइफ के लिए वो बहुत आवश्यक है। उसके बिना आप अपना जीवन सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वो इतनी मेजर बीमारी है कि हो सकता है आपकी डेथ भी हो जाए, तो भगवान न करे ऐसा हो। तो होता क्या है कि वहां पर जो मेडिसिन के रूप में होता है या सॉल्ट होता है, ये डेली यूज की नेसेसिटी जो होती है हमारी, उसमें हम अपनी डिमांड को, प्राइस के बढ़ने के साथ साथ हम डिमांड को कम नहीं करते हैं, प्राइस बढ़ने के बावजूद भी हम अपनी डिमांड को इंक्रीज रखते हैं। इसमें मेडिसिन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि मेडिसिन को हम कभी भी पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। जब हमें उसकी नीड होती है तो हमें उसको लेना आवश्यक हो जाता है।
नेक्स्ट आ गया आपका चेंज इन वेदर. With the change in the season or weather, demand for the certain commodity increase even in the increased price. यानी चेंज इन वेदर, यदि कोई वेदर आपका चेंज होता है, यानी सपोज आपकी विंटर आई है, डिमांड फॉर द वुलन क्लॉथ इंक्रीज इन विंटर सीजन इवन इन हायर प्राइस. यानी इसमें क्या होता है, आपका विंटर सीजन चल रहा है और आपका किसी भी कॉमोडिटी का उसका प्राइस बढ़ जाता है विंटर सीजन में, जो वुलन क्लोथ्स है उसका प्राइस आपका इंक्रीज हो जाता है. उसके प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद उसकी डिमांड डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज ही होती है. तो ये सब एक्सेप्शंस है, ये 7 एक्सेप्शंस है जो जहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता. थैंक यू. So thank you everyone. I hope you understood everything. If you are having any doubt, you can ask in the comment and I will see you in the next video. Bye bye.